नमस्कार और इस खास चर्चा सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी संस्था की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सरकारी कामकाज में आप कह सकते हैं पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बनाई गई है, लोकायुक्त। हमारे पास लोकायुक्त इतिहास, कार्यक्षेत्र और शक्तियां नाम के दस्तावेज से कुछ जानकारी है और हमारा मकसद है इन्हीं स्रोतों के आधार पर राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की बनावट कैसी है, उसकी ताकतें क्या हैं और हाँ, उसकी सीमाएं क्या हैं, इनको थोड़ा बारीकी से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो विचार है लोकायुक्त का, ये कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, लोकपाल या लोकायुक्त शब्द तो हमारे देश में 1963 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने दिया था। वो जाने माने कानूनविद थे। लेकिन इस तरह की संस्था का जो मूल विचार है वो असल में स्वीडन से आता है, काफी पुराना है। वहां 1713 में सोचिए, किंग चार्ल्स 12 ने एक व्यवस्था शुरू की थी अधिकारियों पर नजर रखने के लिए, और फिर 1809 में स्वीडन के संविधान में बाकायदा ऑम्बुड्समैन फॉर जस्टिस, मतलब न्याय के लिए लोकपाल जैसा पद बनाया गया। इनका काम था देखना कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, मतलब नागरिकों को प्रशासन की गड़बड़ियों से बचाने के लिए एक तरह का स्वतंत्र प्रहरी। अच्छा, स्वीडन से? और फिर भारत में ये कैसे आया, खासकर राजस्थान में इसकी जमीन कैसे तैयार हुई? भारत में देखिए 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे। उसी आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में लोकपाल हो और राज्यों में लोकायुक्त हों। हाँ, ARC की सिफारिशें जी। लेकिन इन सिफारिशों को कानून बनने में, मतलब लागू होने में काफी समय लग गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी 1963 में एक प्रशासनिक सुधार समिति बनी थी, हरिश्चंद्र माथुर समिति कहते हैं उसे। अच्छा, तो राजस्थान में भी पहले से सोच थी इस पर? हाँ बिल्कुल, उस समिति ने भी ऐसी ही किसी संस्था की जरूरत बताई थी। पहले यहाँ एक जन अभियोग निराकरण विभाग हुआ करता था, पर उसकी एक बड़ी सीमा थी। वो मंत्रियों या सचिवों जैसे बड़े अधिकारियों के खिलाफ, मतलब भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच नहीं कर सकता था। तो वहीं से महसूस हुआ कि एक ज्यादा ताकतवर, एक स्वतंत्र संस्था चाहिए। तो फिर राजस्थान में ये संस्था, मतलब लोकायुक्त, औपचारिक तौर पर कब अस्तित्व में आई? राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश ये 1973 में पारित हुआ और 3 फरवरी 1973 से ये लागू हो गया। 1973 से? हाँ, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली इसे 26 मार्च 1973 को, तब ये अधिनियम बन गया। और जैसा मैंने कहा, ये हरिश्चंद्र माथुर समिति की सिफारिश पर ही स्थापित हुआ था। वैसे एक और बात, लोकायुक्त कानून बनाने वाला पहला राज्य तो ओडिशा था 1970 में। अच्छा। हाँ, पर उन्होंने लागू 1983 में किया, जबकि महाराष्ट्र ने 1971 में ही लोकायुक्त का गठन कर दिया था। अच्छा, तो गठन करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। अच्छा, तो महाराष्ट्र पहले था गठन में, राजस्थान फिर 1973 में आया। जी बिल्कुल। तो ठीक है, ये संस्था बन गई, पर ये काम कैसे करती है? इसकी बनावट क्या है? क्या ये मतलब सरकार का ये डिपार्टमेंट है? नहीं, यही तो इसकी सबसे अहम बात है। ये एक वैधानिक निकाय है, मतलब कानून से बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन ये स्वतंत्र है। ये सरकार का कोई विभाग नहीं है। स्वतंत्र? हाँ, और इसके कामकाज में कम से कम सिद्धांत में तो यही है कि सरकार का दखल नहीं होता। इसकी संरचना में मुख्य रूप से एक लोकायुक्त होते हैं और उनकी मदद के लिए एक या ज्यादा उप लोकायुक्त हो सकते हैं। नियुक्ति का तरीका भी ऐसा है कि स्वतंत्रता बनी रहे। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं। अच्छा। हाँ, बल्कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और विधानसभा में विपक्ष के नेता, इनसे सलाह मशवरा करने के बाद। ये जरूरी है, विपक्ष के नेता से भी। जी, और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लोकायुक्त से परामर्श करके। शपथ भी इन्हें राज्यपाल ही दिलाते हैं। तो ये जो परामर्श की प्रक्रिया है, इसका मकसद यही है कि नियुक्ति राजनीतिक असर से दूर रहे। और कौन बन सकता है लोकायुक्त या उप लोकायुक्त? मतलब कोई खास योग्यता चाहिए होती है? हाँ बिल्कुल चाहिए। लोकायुक्त के लिए तो न्यायपालिका से होना जरूरी है। वही व्यक्ति बन सकता है जो या तो किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो। अच्छा, चीफ जस्टिस। हाँ, या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो।
इसके पीछे सोच यही है कि उन्हें कानून की गहरी समझ हो और वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच कर सकें। और भी कुछ शर्तें हैं, जैसे वो किसी राजनीतिक दल से ना जुड़े हों, संसद या विधानसभा के सदस्य ना हो, कोई और लाभ का पद ना हो उनके पास, और अगर उनका कोई अपना बिजनेस या पेशा है तो पद संभालने से पहले उससे बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। अच्छा, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष। हाँ, ये सारी शर्तें इसीलिए हैं। और उपलोकायुक्त के लिए योग्यता वही है जो राज्य सरकार में विजिलेंस कमिश्नर के पद के लिए होती है। यहाँ एक रोचक बात है, राजस्थान के जो पहले उपलोकायुक्त थे, श्री KPU मेनन, हाँ। वो IAS अधिकारी थे और राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके थे। ओहो, मतलब प्रशासनिक अनुभव को भी तवज्जो दी गई। जी बिल्कुल। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? कितने समय के लिए बनते हैं ये? और क्या इन्हें हटाया भी जा सकता है? सामान्य तौर पर कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल? हाँ, बीच में एक बार मार्च 2018 में एक अध्यादेश आया था जिसने कार्यकाल 8 साल कर दिया था। 8 साल? हाँ, लेकिन फिर 2019 में संशोधन करके वापस 5 साल कर दिया गया। अच्छा। ये बदलाव क्यों हुआ होगा? वो शायद उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हुआ होगा। लेकिन हाँ, इससे थोड़ी अस्थिरता तो दिखती है। एक और महत्वपूर्ण बात, इनकी दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती उसी पद पर। अच्छा, रीअपॉइंटमेंट नहीं? नहीं, और चाहे तो कार्यकाल पूरा होने से पहले राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं। हटाने की बात आपने पूछी, तो हाँ, इन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? कैसे? ताकि इन्हें आसानी से हटाया ना जा सके और ये बिना डरे काम कर सकें। साबित कदाचार मतलब मिसबिहेवियर या असमर्थता मतलब इनकैपेसिटी के आधार पर राज्यपाल हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले एक पूरी जांच होती है और साथ ही राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है और उस प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और सदन में उपस्थित और वोट देने वालों के कम से कम 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। अरे बाप रे, ये तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया हो गई। काफी कठिन है। हाँ, काफी कठिन है। ये हाई बार रखा गया है। जांच कौन करेगा ये भी तय है। लोकायुक्त के मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस करेगा और उप लोकायुक्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी जज कर सकता है। ये जानना भी जरूरी है कि एक बार इस पद पर रह लिए तो फिर भविष्य में केंद्र या राज्य सरकार में कोई और नियुक्ति नहीं मिल सकती। जी हाँ, ये भी उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए है। और इनके वेतन भत्ते वगैरह वो कैसे तय होते हैं? उनके वेतन, भत्ते और सेवा की दूसरी शर्तें वो ही होती है जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, लोकायुक्त के लिए और बाकी जजों उप लोकायुक्त के लिए की होती हैं। अच्छा, मतलब हाई कोर्ट जजों के बराबर पद की गरिमा के अनुरूप। बिल्कुल। और हाँ, एक और बात, लोकायुक्त हर साल अपने काम का एक ब्यौरा मतलब एनुअल रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। ये अधिनियम की धारा 12 में लिखा है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, शक्तियां। लोकायुक्त असल में कर क्या सकता है? सुनने में तो लगता है बहुत पावरफुल पद है। हाँ, शक्तियां तो हैं। अधिनियम की धारा 7 बताती है कि लोकायुक्त किन मामलों की जांच कर सकता है। इसके तहत लोकायुक्त मंत्रियों की, यहाँ ध्यान देना जरूरी है, मुख्यमंत्री इसके दायरे में नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं है? नहीं, मुख्यमंत्री बाहर है। तो मंत्रियों और दूसरे लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच कर सकते हैं। ये आरोप कई तरह के हो सकते हैं, जैसे किसी लोक सेवक ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके किसी को बेवजह नुकसान पहुंचाया हो, या अपने लिए या किसी और के लिए कोई गैर कानूनी फायदा लिया हो, या अपना काम करते हुए किसी निजी स्वार्थ या गलत इरादे से काम किया हो, या फिर मतलब भ्रष्टाचार या ईमानदारी की कमी, लैक ऑफ इंटेग्रिटी का मामला हो। ये तो काफी व्यापक दायरे लगते हैं। हाँ, आधार काफी व्यापक है। लोकायुक्त का मूल काम यही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करके इन शिकायतों का निपटारा करें और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करें। यहाँ आपने सिफारिश कहा, इसका मतलब वो खुद सजा नहीं दे सकते। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लोकायुक्त एक जांच एजेंसी है, अदालत नहीं। वो सजा नहीं सुना सकती। वो जांच के बाद सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर मुकदमा चलाने, प्रोसिक्यूशन की सिफारिश कर सकते हैं। सिफारिश किसको करते हैं? जो भी सक्षम प्राधिकारी हो, मतलब जिस अधिकारी के पास कार्रवाई करने का अधिकार हो, उसको।
अंतिम फैसला उसी अथॉरिटी का होता है। हालांकि आमतौर पर लोकायुक्त की सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाता है। तो फिर जांच करने के लिए उनके पास क्या तरीके हैं? सबूत कैसे जुटाते हैं? उनके पास क्या हथियार हैं? जांच के लिए उनके पास काफी शक्तियां हैं। उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां मिली हुई हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां? मतलब वो किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, शपथ पर बयान ले सकते हैं, कोई भी दस्तावेज मंगवा सकते हैं। अच्छा, शपथ पत्र पर सबूत ले सकते हैं, किसी भी सरकारी दफ्तर या अदालत से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवा सकते हैं। इतना ही नहीं, लोकायुक्त के सामने जो भी कार्रवाई होती है उसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 के तहत एक न्यायिक कार्रवाई माना जाता है। न्यायिक कार्यवाही माने जाने का क्या मतलब हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इसका कानूनी महत्व है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति लोकायुक्त के सामने जानबूझकर झूठी गवाही देता है या झूठे सबूत पेश करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा चल सकता है, जिसमें सजा का प्रावधान है। अच्छा, मतलब झूठ बोलना भारी पड़ सकता है। जी बिल्कुल, ये जांच की गंभीरता बनाए रखने के लिए है। ये संस्था कहती है कि वो दोषी लोक सेवक को दंड और निर्दोष को संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। तो इसी संतुलन के लिए अगर कोई जानबूझकर झूठी या तंग करने वाली शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। झूठी शिकायत पे भी? हाँ, अधिनियम में ऐसे व्यक्ति के लिए 3 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। अरे वाह! हालांकि ये सजा भी लोकायुक्त खुद नहीं देते, बस सिफारिश करते हैं। और इसी तरह अगर कोई लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के पद को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश करे तो उसके लिए भी 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन-कौन से लोग, कौन-कौन से पद लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। हाँ, ये लिस्ट जानना जरूरी है। इसमें शामिल है सभी मंत्री, मुख्यमंत्री को छोड़कर। हाँ। राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है, मंत्री आ गए, राज्य सरकार के सचिव, विभागाध्यक्ष, एचओडीज और दूसरे लोक सेवक जैसा सरकार परिभाषित करे। फिर स्थानीय निकायों के प्रमुख जैसे जिला परिषदों के प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान, उप प्रधान और इनकी जो स्थायी समितियां होती हैं उनके अध्यक्ष। अच्छा, मतलब जिला और ब्लॉक लेवल तक। जी। फिर शहरी निकायों में नगर निगमों के मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं और यूआईटीज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ऐसी सरकारी कंपनियां या निगम जिनमें सरकार की 51% या ज्यादा हिस्सेदारी है, उनके अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी। सरकारी कंपनियां भी? हाँ, और राजस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड वो सोसाइटियां जो सरकार के कंट्रोल में हैं और जिन्हें सरकार ने नोटिफाई किया है। हाँ। तो आप देखें, दायरा काफी नीचे तक जाता है। ये तो हुई दायरे में आने वालों की बात, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कौन इसके दायरे से बाहर है, क्योंकि यहीं पर अक्सर सवाल उठते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लिस्ट शायद ज्यादा ध्यान खींचती है और लोकायुक्त की सीमाओं को दिखाती है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला नाम मुख्यमंत्री, राजस्थान। वो लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर है। मुख्यमंत्री बाहर। फिर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या दूसरे जज और राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्य, मतलब पूरे न्यायपालिका बाहर है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। जी। फिर किसी भी कोर्ट के अधिकारी या कर्मचारी, महालेखाकार यानी अकाउंटेंट जनरल राजस्थान, वो भी बाहर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, आरपीएससी भी बाहर। अधिकारी, ये सब बाहर है। जी। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी, और ये महत्वपूर्ण है, गांव स्तर पर सरपंच और पंच और राज्य स्तर पर विधायक यानी एमएलएज। विधायक भी बाहर? हाँ, हालांकि इनके खिलाफ शिकायतें खूब आती हैं, पर ये क्षेत्राधिकार में नहीं है तो लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है। सरपंच, पंच, विधायक सब बाहर। जी। और एक और अहम वर्ग, रिटायर्ड लोक सेवक। मतलब अगर किसी ने पद पर रहते हुए कुछ गलत किया हो लेकिन शिकायत उसके रिटायर होने के बाद की जाए तो लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री और विधायकों का बाहर होना, ये तो वाकई एक बहुत बड़ी सीमा लगती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक, कार्यकारी और कानून बनाने वाले खुद इस जांच के दायरे से बाहर है।
बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं और यही वो बिंदु है जो लोकायुक्त संस्था की प्रभावशीलता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। आलोचक यही कहते हैं कि जब सबसे ऊपर बैठे लोग ही जांच के दायरे से बाहर है, तो फिर भ्रष्टाचार पर असरदार रोक कैसे लगेगी? ये एक लगातार बहस का मुद्दा है। अच्छा, अगर किसी आम आदमी को शिकायत करनी हो किसी ऐसे लोक सेवक के खिलाफ जो दायरे में आता है, तो उसका तरीका क्या है? कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है, बस शर्त यह है कि शिकायत उन लोक सेवकों के खिलाफ हो जो दायरे में आते हैं और आरोप वही हो जिनका जिक्र एक्ट में है, जैसे पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार वगैरह। एक और जरूरी बात, जिस घटना की शिकायत है वो 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 5 साल की लिमिट है। हाँ, और शिकायत एक तय फॉर्मेट में 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक शपथ पत्र के साथ करनी होती है। क्या राजस्थान में लोकायुक्त के इतिहास से जुड़े कुछ खास नाम या तथ्य हैं जो हमारे श्रोताओं को जानने चाहिए? कुछ रोचक बातें? हाँ, कई हैं। जैसे राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे जस्टिस ID दुआ, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, 1973 से 78 तक रहे। जस्टिस दुआ। पहले उप लोकायुक्त थे श्री KPU मेनन, जो IAS थे और मुख्य सचिव रहे थे। अभी जो लोकायुक्त है 9 मार्च 2021 से, वो है जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा, राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। जस्टिस लोहरा, ओके। एक और दिलचस्प बात, जस्टिस MB शर्मा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार लोकायुक्त रहे हैं। 2 बार? अच्छा। सबसे लंबा कार्यकाल रहा जस्टिस SS कोठारी का, करीब 6 साल, 2013 से 2019 तक। वो बीच में कार्यकाल 8 साल करने वाला अध्यादेश आया था ना, हाँ। उसकी वजह से उनका कार्यकाल बढ़ गया था। हालांकि बाद में वो अध्यादेश हट गया। सबसे छोटा कार्यकाल जस्टिस VS दवे का रहा 1994 में, बहुत कम समय के लिए। और 2 लोकायुक्त ऐसे भी रहे जिन्हें कार्यवाहक राज्यपाल बनने का मौका मिला, जस्टिस मिलाप चंद जैन और जस्टिस DP गुप्ता। वाह, ये तो पद की महत्ता दिखाता है। जी, और पहले लोकायुक्त सचिव थे श्री KV शंकरन। क्या इस संस्था को और असरदार बनाने के लिए समय समय पर कुछ कोशिशें भी हुई, जैसे कोई कमेटी वगैरह बनी हो? हाँ, बिल्कुल हुई, क्योंकि इसकी सीमाओं और प्रभावशीलता पर हमेशा बात होती रही है। तो सरकार ने समय समय पर इसकी समीक्षा के लिए समितियां बनाई, जैसे 1997 में हरिशंकर भाबड़ा समिति बनी, फिर 2000 में BD कल्ला समिति और हाल के सालों में 2014 में नरपतम लोढ़ा समिति। अच्छा, कई समितियां बनी? जी, इन समितियों ने यकीनन कई सुझाव दिए होंगे, जैसे शायद दायरे को बढ़ाने पर, या शक्तियों को मजबूत करने पर, या सिफारिशों को और वजनदार बनाने पर। लेकिन हाँ, सुझाव देना एक बात है और उन पर अमल होना वो एक अलग राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसके अलावा अगर हम अधिनियम की बात करें तो कुछ धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे धारा 3 जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया है, धारा 5 जिसमें कार्यकाल और सेवा शर्तें हैं, धारा 6 जिसमें हटाने की वो जटिल प्रक्रिया है। हाँ, वो 2/3 बहुमत वाली। जी, धारा 12 जिसमें वार्षिक प्रतिवेदन की बात है, धारा 13 जो झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान करती है, धारा 15 जानकारी की गोपनीयता के बारे में है, और धारा 18 जो सरकार को लोकायुक्त को कुछ अतिरिक्त काम सौंपने का अधिकार देती है। ये सब धाराएं मिलकर इस संस्था का पूरा ढांचा और कामकाज तय करती हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि राजस्थान में लोकायुक्त एक अहम संस्था है। कानून ने इसे भ्रष्टाचार और प्रशासनिक गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए बनाया है। इसके पास सिविल कोर्ट जैसी जांच की ताकतें हैं जो इसे काफी शक्तिशाली बनाती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है इसकी सीमाएं, खासकर मुख्यमंत्री और विधायकों का इसके दायरे से बाहर होना और इसकी सिफारिशों का सिर्फ सिफारिशी होना, बाध्यकारी ना होना। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है कि जो लोक सेवक हैं उन्हें उनके काम के प्रति जवाबदेह बनाया जाए, लेकिन साथ ही उन्हें बेवजह की शिकायतों या राजनीतिक दुश्मनी से भी बचाया जाए।